Welcome to all students. Today going classes starting with our new topic in chapter 5. New topic is common posture deformities. Common posture deformities. And yesterday we have been discussing about the common posture deformities. We have discussing about the different common posture deformity related to our spine and related to our legs. So in detailed exploration in yesterday classes related to our spine deformities. First deformity is spine curvatures. स्पाइन कर्वेचर्स एंड स्पाइन कर्वेचर्स में हमारी स्पाइन कर्वेचर में 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज आती हैं. 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज. फर्स्ट आती है हमारी इन स्पाइन में फर्स्ट डिफॉर्मिटी आती है हमारी काइफोसिस. सेकंड there is different 3 postural deformities. First is kyphosis, then second is lordosis, and third is scoliosis. And in kyphosis, suppose here our neck, here neck is our spine like this posture. That is the neck part, that is our shoulder part, and that is our lower back part. That is our pelvic region. So in here, kyphosis mainly develops in most of the shoulder area. Kyphosis develops in shoulder area. We can see that upper back area. तो इसमें क्या हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम्प बैक, जिसमें कुबड़ आ जाती है. सो ये डिफॉर्मिटीज किसमें मोस्टली देखने को मिलती है, फीमेल कैंडिडेट्स में देखने को मिलती है. और ये डिफॉर्मिटीज कैसे डेवलप होती हैं, लाइक रिकेट्स, जिसको रिकेट्स की बीमारी है. रिकेट्स कब होता है, जब लैक ऑफ कैल्शियम और लैक ऑफ विटामिन डी प्रेजेंस इन योर बॉडी, तो दिस टाइम डेवलप द काइफोसिस प्रॉब्लम. काइफोसिस प्रॉब्लम डेवलप होगी, राउंड शोल्डर हो जाएगा आपका. होलो बैक मीन्स राउंड शोल्डर. पीछे का ये कर्व है ना, ये और कॉन्वेक्सिटी आ जाएगी, और डेवलप हो जाएगा. इसकी वजह से आपकी नेक की टिल्टनेस फॉरवर्ड हो जाएगी, शोल्डर और कर्व हो जाएगा यहाँ से. सो दैट इज कॉल्ड काइफोसिस. काइफोसिस मोस्टली ऑकर्स इन आवर अपर बॉडी पार्ट. So kyphosis. Now second and lower back deformities, lordosis. Lordosis occurs in lower back deformity in this area where your stomach, your organ systems, your reproductive systems and your digestive system there exist. So here in lower back area where only your spine and behind your स्टोमक, आपके पेट के पीछे जो और अकेली स्पाइन जो ऐसी है लोअर बैक में, जो आपको पूरा अपर बॉडी में पूरा कंट्रोल कर रखी है, अपर बॉडी का पूरा धड़ उसमें टिका हुआ है, वो ओनली लोअर बैक पे है. सो लोअर बैक में क्या हो जाता है, ड्यू टू आपकी आगे की स्टोमक मसल्स स्ट्रांग नहीं रहेगी, आपका टमी ज्यादा निकला रहेगा या आपका पेट ज्यादा निकला रहेगा, तो उस वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेंथ ना रहने की वजह से ये फॉरवर्ड टिल्ड हो जाती है. ये इसमें फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी जाती है. कहाँ, आगे की ओर, जहां हमारा पेट निकला जाता है उधर की ओर बैक घुस जाती है, उधर कॉन्वेक्सिटी आ जाती है. तो इस वजह से क्या होता है, ये और डेवलप हो जाती है, तो इसे बोलते हैं लॉर्डोसिस प्रॉब्लम्स. लॉर्डोसिस हैवी वेट वालों को, जिसका टमी ज्यादा, उनको, इन लोगों को ज्यादा लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स आती है. और लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि सपोर्टिव मसल्स, बैड पोस्चर सिटिंग, बैड लाइफ स्टाइल. यदि पोस्चर आपका चेयर पर सिटिंग पोस्चर करेक्ट नहीं है, या बैठने का तरीका सही नहीं है आपका चेयर से, या वर्किंग में आप सिटिंग प्रोफेशन में आप वर्क कर रहे हो, वहां पर आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं है, तो ड्यू टू दैट डिफरेंट रीजन डेवलप लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज. नाउ थर्ड स्कोलियोसिस प्रॉब्लम. In scoliosis problem, you will see that
You have seen that in your current scenario, like one shoulder tilt one side and another opposite shoulder raise other side. So that the deformity is called scoliosis deformity. That deformity in backward and forward. That deformity in backward side convexity and forward side convexity. But scoliosis deformity in a lateral side. In a lateral side. In a lateral side. ये देखिए, in a lateral side. That is in a lateral side. Means आपका साइडवर्ड, जो लेटरल साइड है, साइडवर्ड आपकी कॉन्वेक्सिटी है. साइडवर्ड में आपका ये स्पाइन ऐसी साइड में आ जाए, स्पाइन ऐसा साइड में बेंड हो जाए. सो दैट इज कॉल्ड स्कोलियोसिस. इस वजह से आपका वन शोल्डर डाउन और अनदर शोल्डर रेज अप होता है. सो ड्यू टू दिस रीजन स्कोलियोसिस प्रॉब्लम रेज. अब नाउ हियर स्कोलियोसिस मेनली टू टाइप्स. एक तो सी टाइप स्कोलियोसिस, आपकी स्पाइन ऐसी कर्व कर ली, ये आपकी नेक है, तो जहां से पूरी स्पाइन आपकी ऐसी कर्व कर ली. दूसरी सेकंड टाइप दैट इज सी टाइप. सी टाइप. नाउ अनदर टाइप इज कॉल्ड एस टाइप. आपकी स्पाइन लेटरल में ऐसी हो जाएगी एस टाइप. पहले आगे से थोड़ी इधर टिल्ड हो जाएगी, फिर नीचे से भी इधर टिल्ड हो जाएगी, तो एक एस ऐसा बन जाएगा स्पाइन में, एस बन जाएगा ऐसे स्पाइन में. सो दैट इज द कॉल्ड एस टाइप स्पाइन स्कोलियोसिस. दैट इज द कॉल्ड एस टाइप स्कोलियोसिस. दैट इज कॉल्ड एस टाइप स्कोलियोसिस. दैट इज कॉल्ड सी टाइप स्कोलियोसिस. सो टू टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस. इन दिस प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी दोनों साइड ऐसी टिल्ड हो जाती हैं. अब इनकी करेक्टिव एक्सरसाइजेस. इनकी करेक्टिव एक्सरसाइज इनके जस्ट अपोजिट में चलती हैं. सपोज काइफोसिस क्या हो गया, काइफोसिस में पीछे की ये कॉन्वेक्सिटी आ गई, शोल्डर अपर बैक को पीछे की कॉन्वेक्सिटी निकल गई, अपर बैक जो हमारी पीछे कॉन्वेक्सिटी आ गई. सो इसको कॉन्वेक्सिटी को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी अब आगे की ये क्यों आती है कॉन्वेक्सिटी, क्योंकि हमारी अपोजिट साइड की मसल्स वीक रह जाती हैं. हमारी पेक्टोरियस मेजर, पेक्टोरियस माइनर, शोल्डर मसल्स, स्कोलियोसिस मसल्स, इलियोक मसल्स, ये हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक रहेंगी. तो देन काइफोसिस डेवलप होता है. तो इन काइफोसिस को डेवलप ना होने के लिए या इसको रोकने के लिए हमें अपनी अपर चेस्ट मसल्स को डेवलप करना पड़ेगा. चेस्ट मसल्स में स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी और बैक मसल्स को हमें स्ट्रेचिंग करना पड़ेगी. तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जस्ट अपोजिट करना. ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पर काइफोसिस हुई तो इसकी एक्सरसाइज करें, यहाँ पर काइफोसिस या डिफॉर्मिटी हुई तो हमें आगे की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. ये मसल्स टाइट होंगी, हमारे शोल्डर टाइट होंगे, तभी हमारा चेस्ट पीछे की आगे की ओर एक्सपेंड होगा और हमारा ये ऊपर मिटेगी यहाँ से. सो दैट इज द रीजन काइफोसिस में कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, पुशअप्स, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, और इसके बाद चक्रासन. चक्रासन में क्या होता है, चक्र की तरह उल्टा आपको ऐसे होना है, चक्र की तरह. आपको बताता हूं मैं काइफोसिस में धनुरासन. ये आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ये देखिए ये एक्सपेंड हो रहा है जी, ये धनुरासन. धनुरासन में क्या हम पीछे की ओर टिल्ट करेंगे, ये हमारे शोल्डर की आगे की बॉडी को पूरा एक्सपेंड करेंगे, पूरा एक्सटेच करेंगे ताकि ये अंदर की ओर घुस सके, पीछे की बैक अंदर की ओर घुस सके. तो ऐसा पूरा टिल्ट करेंगे. तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें काइफोसिस को, डिफॉर्मिटी को दूर करने में हेल्प करती हैं. और ये मोस्टली डिफॉर्मिटी जो पैदा होती है वो हमारी लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटी, वो पोस्चर इरेक्ट नहीं बैठना, सिटिंग पोजीशन नहीं है, लाइफ स्टाइल सही नहीं होना, उन वजह से है ये हमारी काइफोसिस प्रॉब्लम रेज होती है. नाउ सेकंड आती है लॉर्डोसिस प्रॉब्लम. लॉर्डोसिस हमारी लोअर स्पाइन में रहती है. वो क्यों रहती है, क्योंकि हमारी बैक मसल्स कमजोर रहती हैं और आगे की मसल्स कमजोर रहती हैं और बैक मसल्स हमारी टाइट हो जाती हैं. तो आगे की मसल्स मीन्स आगे हमारा कौन सा है, लोअर स्पाइन में. लोअर स्पाइन में आगे हमारा है स्टोमक. यदि हमारा स्टोमक में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, स्टोमक की ऑब्लिक मसल्स स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, एब्डोमिनल पार्ट जिसे हम बोलते हैं ये वाला जो एब्डोमिनल पार्ट है, इसमें मसल्स नहीं रहेगी, इसमें स्ट्रेंथ डेवलप नहीं रहेगी, ये आपको पीछे की लोअर स्पाइन को इरेक्ट नहीं कर पाएगा, लोअर स्पाइन को स्टेबल नहीं कर पाएगा.
इस वजह से जिसका टमी निकला होता है, मोस्टली जो हैवी वेट वाले होते हैं उनकी टमी जो निकला होता है तो उनकी बॉडी लॉर्डोसिस प्रॉब्लम जो है मोस्टली रेज हो जाती है उनकी। क्यों? क्योंकि उनकी स्पाइन कर्व बन जाता है, स्पाइन में कॉन्वेक्सिटी ज्यादा जाती है लोअर बैक में। तो ड्यू टू दिस रीजन हम लॉर्डोसिस में क्या करते हैं, हमारी चेस्ट मसल डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सिटअप्स लगाना, ओब्लिक मसल्स की साइड ऑफ सिटअप्स लगाना। देन इसके बाद धनुरासन धनुरासन के बाद आपका नौकासन करना, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर सके यहाँ पर। और दूसरी चीज एक और आसन जिसे हम बोलते हैं हल आसन। इस तरीके का पोज लगाना योगा में, इस तरीके का पोज लगाना। सो ये हेल्प करते हैं हमारी रिड्यूस डिफॉर्मेलिटी, लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस। डिफरेंट पोस्चर्स हैं योगा के, ऐसे बहुत सारे आसन हैं सर, बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो रिड्यूस द डिफॉर्मेलिटी, पर्टिकुलर डिफॉर्मेलिटीज। एंड नाउ एंड लास्ट स्कोलेसिस प्रोसेस, स्कोलेसिस डिफॉर्मेलिटी कब होती है? जब हमारी वन साइडेड मसल्स स्ट्रॉन्ग रहती है एंड अदर साइडेड मसल्स वीक रहती हैं। सो दोनों को स्टेबल करने के लिए, दोनों को सेम स्कोलेसिस डिफॉर्मेलिटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हैंड स्टैंड करना, हैंड स्टैंड करने के बाद मत्स्यासन अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट, शोल्डर को ट्विस्ट करना, ऐसे शोल्डर को ऐसे जस्ट ट्विस्ट करना। इससे क्या होगा, ये पूरी चेस्ट कैविटी हमारी पूरी हमारी डाइवर्ट होगी, स्ट्रेच होगी तो ये क्या होगा, साइडवर्ड मूवमेंट होगा। सो इसको स्ट्रेच करना। देन शोल्डर प्रेस करना, शोल्डर प्रेस के बाद हैंड स्टैंड करना। ये कुछ ऐसी एसेंस हैं जो हमारी डिफॉर्मिलिटी को, जो राइट कॉन्वेक्सिटी है, स्कोलेसिस है, इस प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। लाइक हॉरिजेंटल बार, हॉरिजेंटल बार लेकर, क्योंकि ये डिफॉर्मिलिटी कब क्यों हो रही है, स्कोलेसिस डिफॉर्मिलिटी? जब आपकी लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन योर हैंड में लैक ऑफ स्ट्रेंथ, तो लैक ऑफ स्ट्रेंथ कैसे दूर होगी? बार को आप अपने सामने रखिए, ऐसे होल्ड करके रखिए। सो डेवलप 20 kg bar, 10 kg bar, to develop your strength in your arms and also your shoulder. So develop strength in your arms and shoulder to correct and to prevent from kyphosis. We can see that scoliosis also problem. स्कोलेसिस प्रॉब्लम से आपको दूर भगाएगी। और स्कोलेसिस प्रॉब्लम यदि आपको है भी तो उसको मेजर मसल्स डेवलप होंगी तो आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट हो जाएगा, तो आपकी डिफॉर्मिलिटीज करेक्ट हो जाएगी। बिकॉज होल्डिंग बॉर, लाइंग डाउन फेसिंग ग्राउंड, बेंड योर एल्बो सपोर्ट बॉडी, मीन्स हैंड स्टैंड करना। एंड स्विमिंग, हम स्विमिंग में क्या होता है, बोथ आर्म्स चलते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक में, ये वाले ब्रेस्ट स्ट्रोक हुआ और ये बटरफ्लाई हुआ, इनमें क्या हमारे आर्म्स का पावर ज्यादा लगता है। सो ड्यू टू दिस रीजन आर्म्स का पावर ज्यादा लगता है, तो इस वजह से वहां पर क्या हो जाता है, हमारी ये हेल्प करता है, स्कोलेसिस को दूर करने में बहुत हेल्प करता है स्विमिंग एक्टिविटीज में। स्विमिंग एक्टिविटी में 4 में से 2 स्ट्रोक, एक तो बटरफ्लाई, दूसरा ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये 2 ऐसे स्ट्रोक हैं जो हमारे बॉडी को करेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नाउ योगा पोज, योगा प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हमारे स्कोलेसिस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करते हैं। गोमुख आसन, ये वाला इंटरलॉक करना, ये गोमुख आसन अल्टरनेटिव, ये किया फिर इसके बाद ये किया, ये पीछे आपको दोनों हैंड इंटरलॉक करना। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, जिसको भी इसको प्रॉब्लम है, तो उन्हें हेल्प मिलती है इन सब आसन से। बहुत सारे ऐसे योगा के पोजेस हैं, स्विमिंग एक्सरसाइजेस हुई हैं, इसके बाद वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई हैं। इन सब के करने के बाद धीरे धीरे आपको स्कोलेसिस प्रॉब्लम दूर होती है। सो नाउ वी विल प्रोसीडिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, लाइक दैट इज रिलेटेड टू अवर बैक प्रॉब्लम, बैक डिफॉर्मिटी। Now deformity related to our leg, like first bow leg.
bow leg, knock knee and flat foot. And flat foot. These three deformities related to our leg. And we have discussing about corrective exercises. And so here, note down please. Now we will discussing about bow leg, knock knee and flat foot. These deformities related to our leg problems. In our leg deformities, first bow leg. In bow leg, our legs between more gap compared to normal size. आपके दोनों पैरों के बीच में जो नॉर्मल गैप है उससे कहीं ज्यादा गैप बढ़ जाता है दोनों लेगों के बीच में। जो घुटने हैं वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। तो जैसे बो से वर्ड से मीनिंग आ रहा है वो मीन्स धनुष। तो धनुष के उससे बो मीन्स धनुष के लाइक धनुष दूसरे डोर से दूर रहता है। सेम हेयर धनुष जैसा आपका बॉडी का शेप, आपके लेग्स का शेप बन जाए, दोनों लेग्स का शेप बन जाए, दोनों लेग्स के बीच में ज्यादा गैप आ जाए, तो वो कहलाता है बो लेग। एंड बो लेग डिफॉर्मिटीज होती है मेनली जिसमें हैवी वेट होता है। जैसे अर्ली एज में, कम एज में ज्यादा हैवी वेट वर्कआउट करते हैं। सपोज करो अर्ली एज हुई, छोटे कम उम्र के बच्चे हुए तो वो ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, सो वेट गेन करते हैं, या जिसमें बोरी उठाते हैं अपनी कच्ची उम्र में, जिसमें या फिर रिकेट्स जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सो इन वजह से ये बो लेग डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। बो लेग डिफॉर्मिटी क्या होता है, दोनों पैर भाग जाते हैं दूर दूर, जैसे लाइक दिस प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड बो लेग प्रॉब्लम। In this bow leg problem, in this there both knee not gap between two both knees not in a proper way, that is more than normal gap, so that is called bow leg. And bow leg लाइक आर्चर बो में आर्चरी की तरह जो वो होते हैं ना, उनकी तरह जो धनुष होता है उसकी तरह। सो मोस्ट ऑफ दी चिल्ड्रंस में होता है, जिसमें अपना विटामिन डी, कैल्शियम और इसके बाद अपना फॉस्फोरस यदि प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहेगा, सो उससे आपकी मसल्स, जो आपकी जो बोन है, बोन डेंसिटी सही नहीं रहेगी, बोन में कम मात्रा में, वी कैन सी दैट बोन आपकी वीक रहेगी, जिसकी वजह से वो इजीली फॉर्म हो जाती है। जब आप वेट गेनिंग एक्सरसाइज करते हो तो इजीली दोनों सेपरेट हो जाती हैं। सो करेक्टिव मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, करेक्टिव मेजर करने के लिए टेक इनटेक विटामिन डी रेगुलरली, इनटेक बैलेंस डाइट विथ प्रॉपर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सम करेक्टिव एक्सरसाइज, योगा पोजेस एंड वॉक विथ सम डिस्टेंस इन एज ऑफ फीट। हमें कैसे करना है, जिसमें पैर ज्यादा मतलब बाहर की ओर जा रहे हैं, सो हमें किसी एक पतले उस पर, जैसे ऐसे सपोज करो इस पे, जैसे पतला ये है कि पतले रास्ते पर एक पैर, फिर इसके बाद आगे का पैर, फिर पीछे का पैर, एक लाइन में चलना है। ऐसे पैर हमें नॉर्मल चलते हैं तो पैर में साइड ऐसे एक साथ चलते हैं, बट फिट में जब हमें बो लेग है तो उसको नैरो, उस गैप को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक पट्टी या किसी एक पाइप पे या बिगेंस दैट किसी एक लाइन पे हमें दोनों पैरों को एक साथ आगे पीछे रख के चलना पड़ेगा। दैट इज नॉर्मल एक्सरसाइज टू करेक्ट बो लेग डिफॉर्मिटी। एंड योगा पोजेस रिलेटेड टू बो लेग, सम योगा पोजेस रिलेटेड टू बो लेग में हमें गैप कम करना दोनों लेग को। सो हियर टू योगा पोजेस एंड बेस्ट योगा पोजेस फॉर करेक्ट योर बो लेग डिफॉर्मिटीज। सो हियर गोमुखासन एंड हियर अर्धमत्स्यंडासन, that is a two asan posture, to correct your bow leg deformities, because they gap reduce in your both knee by the help of this asan and exercises and some flexibility exercises also.
Now we will talk about second point, knock knee. In knock means both knee tackle या both knee collapse with each other. That is called knock knee. In knock knee, due to also increased by the help of rickets disease. If you have lack of calcium, lack of phosphorus, and lack of vitamin D in your regular diet, so they can develop नॉक नी प्रॉब्लम। नॉक नी में क्या होता है, दोनों घुटने चलते समय जब हम चलते हैं दोनों घुटने एक दूसरे से टकराते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये हमारी नॉक नी प्रॉब्लम है। इनमें दोनों पैर दोनों घुटने एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इनको करेक्ट करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं, पोस्टल डिफॉर्मिलिटी करेक्ट एक्सरसाइजेस फॉर नॉक नी प्रॉब्लम। नॉक नी प्रॉब्लम हमें क्या बढ़ाना है, गैप बढ़ाना है। नॉक नी में गैप बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि वो उनके रिड्यूस गैप रहता है। वो लेग और नॉक नी दोनों डिफरेंट है। वो लेग में गैप ज्यादा रहता है, नॉक नी में गैप कम रहता है। सो इन दिस पोजिशन गोमुखासन या पद्मासन इज बेस्ट आसन। गोमुखासन एंड गोमुखासन, दैट इज गोमुखासन एंड दैट इज पद्मासन। दैट इज बेस्ट आसन फॉर रिड्यूस, नैरो कोलैप्स, बोथ नी टैकल कोलैप्स, ये दोनों लेगों के बीच को गैप को दूर करती है। किससे? ये नॉक नी प्रॉब्लम में। नॉक नी प्रॉब्लम क्या होता है, गैप कम रहता है, वो लेग में ज्यादा रहता है तो उसमें कम करते हैं, नॉक नी में गैप को हल्का बढ़ाते हैं। तो नॉक नी में क्या ये आसन करते हैं। इसके बाद स्क्वाट लगाना, वेट के साथ स्क्वाट लगाना, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना, लंजिंग करना, एक लेग फॉरवर्ड एक लेग, सूर्य नमस्कार पोस्चर करना, सूर्य नमस्कार करना, उसमें 12 आसन का पोस्चर लगाना। तो ये सब डिफॉर्मिलिटी, ये सब एक्सरसाइजेस हमारे नॉक नी और फ्लैट फुट, नॉक नी और बो लेग के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है। एंड नाउ सेकंड आता है फ्लैट फुट, लास्ट आता है फ्लैट फुट। इन फ्लैट फुट एक्सरसाइजेस, इन फ्लैट फुट मीन्स वर्ड मीन्स फ्लैट, फ्लैट मीन्स योर पैर इज फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट ऑन योर सरफेस। फ्लैट फुट टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है, जब आपको टेस्ट करना है कि आपका अपना फ्लैट फुट है कि नहीं है, आप अपने पैर को वेट जगह में रखिए, गीले में रखिए, देन उसको सूखे में रखिए। तो उसमें जब आप पैर रखेंगे तो जो मीडियल कर्वेचर है इन लेग, सपोज दैट योर लेग, so in leg it is medial curvature not appear in the surface when your pair wet, so that is it, you have suffer from flat foot disease, flat foot deformities जैसे भर्ती में जाते हैं आर्मी में, पुलिस में, तो वहां पर सबसे पहले ये चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये यदि आप में फ्लैट फुट रहेगा, ये गैप नहीं रहेगा, नहीं रहने की वजह से आपका क्या होगा, बॉडी एरेक्ट नहीं रहेगी, बॉडी बैलेंस सही नहीं रहेगा। सो इसको कम करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, और ये मोस्टली डेवलप होता है जिसका वेट ज्यादा हो, उनमें मोस्ट ऑफ, क्योंकि पूरा वेट हमारा कौन लेता है, हमारा फिट लेता है, हमारा फिट पूरा वेट गेनिंग करता है। यदि यहाँ पर ज्यादा वेट गेनिंग हो जाता है, ज्यादा लोड पड़ जाता है तो ये फ्लैट हो जाता है कर्वेचर। यदि हम इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे जो बॉडी में है, रनिंग में प्रॉब्लम आती है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, बॉडी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए करेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले आपको गुड क्वालिटी शूज लेना है जिसमें कर्वेचर डेवलप हो सके। देन इसके बाद एक्सरसाइज करनी, किसी एक कपड़े को लेकर, टॉवल को लेकर सर पे, इस पर ऐसे आपका पैर है तो उस पैर को उस कपड़े पर रखकर ऐसे एक्सरसाइज करनी, ताकि आपकी यहाँ की जो माइनर मसल्स हैं, वो डेवलप हो सके और आपका कर्वेचर डेवलप कर सकें। बिकॉज एनी पोस्चर डिफॉर्मिलिटी हैव बाय द ड्यू ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर मसल्स। सो आप यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करेंगे मसल्स का तो कर्वेचर डेवलप होगा। और नाउ फ्लैट फुट एक्सरसाइजेस लाइक ऐसे स्पीकिंग रोप, ऐसे ब्रिक्स आते हैं, ब्रिक्स एक पिंच करने वाले बॉल्स आती है, उन बॉल्स पर पैर रखना, उन पर स्टैंड होना, स्कीपिंग रोप करना, टो पर चलना, टो के इन वॉकिंग ऑन योर टो, स्कीपिंग रोप,
एक आता है हील वाला आता है, हील, जिसमें मीडियल कर्वेचर को रिड्यूस किया जाता है, वो उसके अंदर पुट करना, ताकि उस जो कर्वेचर धीरे धीरे हमें शूज में डेवलप, शूज में डालते हैं लोग उस कर्वेचर को, उसको शूज में डालकर फिर उस कर्वेचर को डेवलप किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एनी मटेरियल, एनी एंड स्पेसिफिक शूज, वेयरिंग स्पेसिफिक शूज एंड सम फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस आल्सो यूज्ड टू डेवलप medial curve and to correct this flat foot deformity. So that is our common, this is a common deformity in our back, lower back, upper back, in lateral side, and common deformity in our leg, knock knee, bow leg, in both comes in our knock body in knee area, and that is our fit area deformity. So you have some common deformity, you can see that in normal life. So tomorrow we will discuss about sports participation in women, and here the formality with character exercise is completed. Thank you. Have a nice day.